सबसे पहली चीज़ देखो, एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले ये समझो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, तीनों हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, थायराइड एंड पैराथायराइड नेक रीजन में होते हैं। ये देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक नई यूनिट जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट का सबसे पहला पार्ट जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं एक बार बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स करना है। जितना भी पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, ये डिस्कस करना है। फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन क्या होगा, किस तरीके से वो काम करते हैं। फिर हमारे पास सारे शुरू हो जाते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पीनियल, थाइमस एंड देयर डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करनी है, प्लस उनकी एक्सेसिव सिक्रेशन या कम सिक्रेशन की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो भी डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ देखो, एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले ये समझो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, ग्लैंड्स यानी ऐसे ऑर्गन्स है ना विच सिक्रीट्स कुछ भी हो सकता है। अब सिक्रीशन उनका कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर कंपाउंड्स लिख दे रही हूँ, विच सिक्रीट्स कंपाउंड्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शन। ठीक है, फॉर आवर बॉडी फंक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसी के साथ ही साथ जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ये दो तरीके के होते हैं, है ना। जो ग्लैंड्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपने सुना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सोक्राइन के बारे में भी बता देती हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। देखिए, ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास अपना खुद का एक डक्ट होता है, ठीक है, विच हैव देयर ओन डक्ट। ठीक है, उनका खुद का अपने पास एक रास्ता है, ऑन डक्ट, है ना, जहाँ से उनका सिक्रीशन अपने टारगेटेड एरिया तक होकर जाएगा। तो उसको हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं स्वेट ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड, आपके जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो ये सारे के सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास अपना खुद का रास्ता है, यानी इनके पास इनका खुद का एक डक्ट होगा जहाँ से ये सिक्रेशन होकर गुजरेगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्वेट ग्लैंड है, तो स्वेट जब रिलीज़ होता है वो अपने पर्टिकुलर एक रास्ते से होकर जाएगा अपने टारगेटेड ऑर्गन तक या पार्ट तक। सेम एज लैक्रिमल टीयर्स रिलीज़ करते हैं। आपके पास सेलिवरी ग्लैंड भी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, सबके पास अपना अपना एक रास्ता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है ना। दीज आर द डक्ट लेस ग्लैंड। यानी मान लीजिए यहाँ से कोई भी चीज़ रिलीज़ हुई, रिलीज़ होने के बाद वो मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ, मिक्स विद ब्लड, एंड ब्लड उसको ट्रांसफ़र करता है उसके टारगेटेड पार्ट तक, है ना, टारगेटेड एरिया तक। तो उनको आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, क्या इनकी सारी कहानी है। चलो अब आगे बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो चीज़ें होती हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं विच डू नॉट हैव देयर ऑन डक्ट। ठीक है, उनके पास अपनी कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, या फिर मैं सिंपली इसको कह सकती हूँ डक्ट लेस ग्लैंड। ठीक है, ये होते हैं आपके पास डक्ट लेस ग्लैंड्स। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ रिलीज होती है और वो है हार्मोन।
ठीक है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है हॉर्मोन्स रिलीज़ करना, जो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी पर काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा है पीनियल ग्लैंड। फिर हमारे पास है थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड के बाद होता है थाइमस, थाइमस के बाद हमारे पास है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बाद होता है अड्रीनल ग्लैंड, अड्रीनल ग्लैंड। तो ये सारे के सारे ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं पे बात आती है गोनैड्स की। तो गोनैड्स के अंदर मेल में होते हैं टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल में होते हैं ओवरीज। क्लियर? तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, इन सभी का एक ही सिक्रीशन होता है और वो है हॉर्मोन्स का। यहाँ पैनक्रियाज थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हम डिटेल में जब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तब आपको इनकी स्पेशलिटी या जो भी एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं वो आपको और समझ में आ जाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ये हैं क्या और किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स को। ध्यान से देखो, ठीक है। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल तीनों हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे थायराइड एंड पैराथायराइड नेक रीजन में होते हैं, ये देखो ये नेक रीजन में है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे थाइमस जो यहाँ पर पाया जाता है चेस्ट एरिया में। फिर है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बाद किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं अड्रीनल ग्लैंड। फिर हमारे पास फीमेल में होते हैं ओवरीज एंड टेस्टिस होते हैं मेल में, एंड ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब बारी आती है हॉर्मोन्स की कि हॉर्मोन्स हैं क्या। देखिए हॉर्मोन्स केमिकल ही होते हैं, है ना, दीज आर द केमिकल्स। और इनका ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हॉर्मोन्स चाहिए ना, बहुत ही कम अमाउंट होता है हॉर्मोन्स का, लेकिन वो कम अमाउंट इनफ होता है आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर करने के लिए। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच सिक्रीट्स बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बता दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और टिश्यूज इन द बॉडी दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड। मतलब पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सिक्रीशन है, जहाँ से होते हैं ये सिक्रीट, उनके पास अपना रास्ता नहीं होगा, ठीक है। टू टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स वेयर दे रेगुलेट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, याद रखिएगा दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बॉडीज नॉर्मल ग्रोथ, बॉडीज नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होंगे, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, सब कुछ हॉर्मोन्स के हाथ में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। फंक्शंस वही है, रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड, होम्योस्टेसिस, हर एक चीज़ सब कुछ इसी के ही हाथ में है, ठीक है। देखो बेसिकली हमारी बॉडी को सिर्फ दो ही चीज़ें मिलकर चला रही हैं, एक तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल में आपका नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, केमिकल्स में हॉर्मोन्स आते हैं। तो यही दोनों चीज़ों के इशारों पर तुम नाच रहे हो और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हॉर्मोन्स आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हॉर्मोन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्लासिफिकेशन ये सारा का सारा टाइप्स आपको कराने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला है बाय केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं पेप्टाइड हॉर्मोन्स, कुछ होते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, कुछ होंगे अमीनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स और कुछ इकोसेनॉइड्स। तो ये 4 टाइप्स होंगे आपके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप हॉर्मोन्स को क्लासीफाई करते हैं। चलिए,
सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स की। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, सिंपली याद रखो अमीनो एसिड की सीधी सीधी सी चेन्स होती है और यही एक पूरा जो हार्मोन है इसको बना लेगी, बस खत्म। ये होता है पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर। एग्जाम्पल हमारे पास है इंसुलिन, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। दूसरे हैं स्टेरॉयड हार्मोन। अब ऐसे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से बने, ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो जिनका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल हो, तो उनको आप स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहेंगे। लिपिड सॉल्युबल होते हैं, cortisol, aldosterone, estrogen, progesterone, testosterone, these all are the types of steroidal hormones, क्योंकि इन सभी का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तीसरा है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से डायरेक्टली जो हार्मोन्स बन जाते हैं उनको आप अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं या डिराइव्ड हार्मोन्स कहेंगे, ठीक है। फ्रॉम ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन में भी वाटर और लिपिड सॉल्युबल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल इज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, T3 एंड T4, मेलाटोनिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। एंड देन आते हैं इकोसेनॉइड जो कि एराकिडोनिक एसिड से बनेंगे। ये एक प्रकार का लिपिड है, एराकिडोनिक इज अ टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है, या लिपिड छोड़ो तुम कहो फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, ठीक है। जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है हमारी बॉडी के अंदर, ल्यूकोट्रीन्स पाए जाते हैं, है ना, या फिर थ्रोम्बोक्सिन्स पाए जाते हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसेनॉइड। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। अब है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ सिक्रेशन। सिंपल है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या फिर होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन या फिर होते हैं पैराक्राइन। ये तीन क्लासिफिकेशन है, तीन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ सिक्रेशन, ठीक है। एंडोक्राइन में सिंपली याद रखिएगा जो ब्लड के अंदर भेजे जाएंगे वो होते हैं एंडोक्राइन। एग्जाम्पल इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स। पैराक्राइन वो होंगे जो ब्लड में जाने की जरूरत नहीं है, आसपास के टारगेटेड एरिया में ही वो काम करते हैं, ठीक है, दूर जाने की उनको जरूरत नहीं होती है, जैसे कि सोमेटोस्टेटिन और हिस्टोमिन। और ऐसे ऑटोक्राइन, ऑटो मीन्स खुद, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो जहाँ से रिलीज हो रहे हैं उसी पर ही काम कर रहे हो, तो उनको आप कहेंगे ऑटोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ऑटोक्राइन हार्मोन्स। एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन, ठीक है, या फिर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। एक तो होते हैं लिपिड सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। इनका हम पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने वाले हैं, तो अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से समझ लो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वो होंगे विच आर सॉल्युबल इन लिपिड, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्युबल इन लिपिड। अब अगर आपको पता है किसी भी सेल पर काम करने के लिए, मान लीजिए मेरे पास सेल है, किसी भी सेल पर काम करने के लिए हर एक चीज को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, हर एक सेल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसकी नज़रों में तुम अच्छे हो, तुम सेल के अंदर जा सकते हो, अपना काम परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर इसकी नज़रों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तो ये जाने भी नहीं देगा। अब जैसे हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की बात करें तो पहली चीज़ कि ये लिपिड सॉल्युबल होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड, तो इनको आराम से अंदर जाने देगा, अंदर जाने देगा, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होगी। आप जाइए, सीधा जाइए, इनकी नज़रों में ये अच्छे होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो। बाइंड्स टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म के अंदर इनका पर्टिकुलर रिसेप्टर बैठा हुआ होगा, उसके साथ बाइंड करने के बाद ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, फिर ये बाइंड करेगा आपके डीएनए में, और डीएनए में जैसे ही बाइंड करता है उसका पूरा जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको ये ऑल्टर कर देगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो फॉर्मेशन आप करने वाले थे वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है, सीधा है, सिंपल है। आपने इन हार्मोन्स को डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कराते हुए साइटोप्लाज्म में लेकर गए,
उसके बाद साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर्स बैठा हुआ है उसके साथ बाइंड कराया, बाइंड करने के बाद डीएनए के अंदर ये जाएंगे, उसके जीन को ये ऑल्टर करते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन को चेंज करेंगे, जो प्रोटीन आप पहले बनाने वाले थे अब वो ऑल्टर होके बनेगा। ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। थोड़ी सी कम स्पीड होगी इनकी, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है ना, लंबे समय तक ये चेंजेस लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जितने भी मैंने आपको बताए सब सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, ठीक है। जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और आपके पास है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। तो ये सब इजीली पास कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है थायराइड एंड कैल्सिटोनिन, ये सब एग्जाम्पल्स है इसके। दूसरा है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, वाइटामिन्स नहीं हॉर्मोन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नज़रों में अच्छे नहीं होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, मान लो सेल है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड का दुश्मन है पानी, ठीक है। तो ये जाने नहीं देगा उसको, ये कहेगा कि कहाँ किधर, नहीं जाने देगा। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं कुछ रिसेप्टर्स की। देखिए क्या होगा, दे कैन नॉट एंटर द सेल बिकॉज दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल, ये दोस्त नहीं है लिपिड के, तो ये क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहीं पर ही कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हॉर्मोन्स इन्हीं रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर इनको अंदर लेकर आता है। तुम्हें किसी के कॉलेज में जाना है तो अगर आप उस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को जानते हो तो उसकी हेल्प से आप इजीली अंदर जा सकते हो, यहाँ भी वही चीज़ होगी, ठीक है। क्लियर है। दिस एक्टिवेट सेकेंड मैसेंजर्स जो कि सेल के अंदर ही बैठा हुआ होगा आपके साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल साइक्लिक एएमपी है, आपका जीएमपी है, IP3 है, DAG, कैल्शियम, ये सारे के सारे सेकेंड मैसेंजर्स होंगे जो यहाँ पर इस पार्ट में बैठे हुए होंगे, यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। अब इनके साथ एक्टिवेशन के बाद सेकेंड मैसेंजर एंजाइम्स और प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से हार्मोन का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। एक्शन फास्ट होगा बट यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, यानी इनका जो रिएक्शन होता है यानी इनकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। एग्जाम्पल्स, चलिए एग्जाम्पल्स वो हैं जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स के अलावा जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स है या फिर पेप्टाइडल हार्मोन्स है जो मैंने ऑलरेडी तुमको क्लासिफिकेशन में कराए हैं। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट कि किस तरीके से हमारे हार्मोन्स काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या पूरा क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्लियर। लेकिन हाइपोथैलेमस को समझने से पहले आप एक और चीज़ समझो। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि आपकी बॉडी एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो होगा प्रिंसिपल, ठीक है, एक होगा वाइस प्रिंसिपल और बाकी के होते हैं टीचर्स, ठीक है, जैसे पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, अड्रीनल और गोनेड्स। क्लियर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो होगा क्या, हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है, यानी प्रिंसिपल डायरेक्टली टीचर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो वाइस प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल बाकी के सारे टीचर्स को कंट्रोल में रखता है। समझ में आई बात। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन जो मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला है दैट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। हाइपोथैलेमस डायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए काम नहीं करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए काम करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के सारे हार्मोन्स पर अपना जो भी जलवा है, काम है, वो दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं वापस से हाइपोथैलेमस में। देखो, हाइपोथैलेमस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन केमिकल एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ भी है, लेकिन नर्वस सिस्टम में भी है। नर्वस सिस्टम वाला वहीं पर पढ़ोगे। अभी के लिए क्या याद रखना है कि हाइपोथैलेमस एक बहुत ही छोटा सा, कितना छोटा, जितना साइज एक बादाम का होता है उतना ही ये पार्ट होगा, विच इज प्रेजेंट इन योर फोर ब्रेन, प्रेजेंट इन फोर ब्रेन बिलो थैलेमस, बिलो थैलेमस। थैलेमस के नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन में। हाइपो मीन्स नीचे। ठीक है, चलिए दे कनेक्ट बोथ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम ना करे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। याद रखना, भूख यहीं से कंट्रोल कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होम्योस्टेसिस के लिए यही ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट रेगुलेट्स होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। और अगर होम्योस्टेसिस रेगुलेट नहीं करोगे तो इंसान की डेथ तक हो सकती है, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए, ये दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें सबसे पहले होंगे रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स, है ना। दूसरे होंगे इनहिबिटरी हार्मोन्स। पहले मैं आपको रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में बता देती हूँ, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने इनहिबिटरी हार्मोन्स पर। देखो, नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा, रिलीजिंग हार्मोन्स वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरे हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन्स वो होंगे जो दूसरे हार्मोन्स के सिक्रीशन को कम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का नाम ही आपको जस्टिफिकेशन दे रहा होगा कि इनका काम क्या होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक हार्मोन्स को कि क्या इनका पर्टिकुलर काम होता है और कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होंगे। पहले बात करेंगे जो आपके रिलीजिंग हार्मोन है। 4 रिलीजिंग हार्मोन याद रखने हैं। ठीक है, पहला है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो ये हार्मोन्स होता है ये मेटाबॉलिक और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए मजबूर करता है। याद रखना, कॉर्टिकोट्रोपिन ACTH के लिए होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये TSH के लिए होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। तीसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, जैसे FSH एंड LH। FSH और LH, ये जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। एंड फोर्थ यहाँ पर जो होता है दैट इज योर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो ये 4 हार्मोन्स याद रखने हैं आपको, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीजिंग के लिए, दूसरे हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए, है ना। हम यहाँ लिख भी सकते हैं रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन्स, द सिक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये आपको अलग ही याद रखने हैं दोनों। ऑक्सीटोसिन ना ये इनहिबिटरी है ना ये रिलीजिंग है, याद रखना। ऑक्सीटोसिन का बहुत काम है लैक्टेशन में, चाइल्ड बर्थ में, रेगुलेशन ऑफ स्लीप साइकिल, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। और इसी के ही साथ हमारे पास जो प्रेजेंट है दैट इज ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना। इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और ये पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, इट इन्हांसेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो ये लिख लीजिए, इन्हांसेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये इसका काम है। क्लियर। तो ये तो हो गए कुछ रिलीजिंग और कुछ अदर हार्मोन्स। अब बात करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इनहिबिटरी हार्मोन है, क्योंकि इसका काम होता है बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रेशन को रोकना, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको आप ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये यहाँ पर एज एन इनहिबिटरी हार्मोन काम कर रहा होगा। क्लियर? तो ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके हाइपोथैलेमस से। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक क्लास और लगेगी इसकी, एंड सारे के सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो उसी में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यही वाला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये सबसे बड़ा है, एंड दूसरा है पिट्यूटरी। तो वो कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। बाकी आज इस क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।